इस अहम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश के और सभी राज्यों के कानून मंत्रियों और सचिवों की ये अहम बैठक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता के बीच हो रही है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी भी। साथियों, हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है। साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे, कानूनों, कुरीतियों, रिवाजों उसको हटा देता है, फेंक देता है। वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो, जब वो रूढ़ी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोझ बन जाती है और समाज इस बोझ के तले दब जाता है। इसलिए हर व्यवस्था में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अब भी राज्यों में भी चल रहे हैं।
आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। साथियों, न्याय में देरी एक ऐसा विषय है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी न्यायपालिकाएं इस दिशा में काफी गंभीरता से काम कर रही है। अब अमृत काल में हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी है, जिसे राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत के गांवों में इस तरह का मैकेनिज्म बहुत पहले से काम करता रहा है। वो अपना तरीका होगा, अपनी व्यवस्थाएं हो, लेकिन सोच यही है हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा। इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इवनिंग कोर्ट की शुरुआत की थी और देश में पहली इवनिंग कोर्ट की वहां शुरुआत हुई। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी है। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। साथियों, आप में ज्यादा लोगों के पास संसदीय कार्य मंत्रालय का भी दायित्व होता है, यानी आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करीब से गुजरते हैं। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है। कानून की क्लिष्टता, उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधानसभा में कानून का निर्माण होता है तो 2 तरह से उसकी तैयारी की जाती है। एक है कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए
कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही ये तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, ये कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूं। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे, इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, समर्थ राष्ट्र और समृद्ध समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त होती है। इसलिए मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक में अंडर ट्रायल्स का विषय उठाया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि केसों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जरूर करें। विचाराधीन कैदियों को लेकर भी राज्य सरकारें पूरे मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करें ताकि हमारी न्याय व्यवस्था एक मानवीय आदर्श के साथ आगे बढ़े। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद
अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा करनी है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि समय निकाल करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसका पूरे परिसर में जो विस्तार और विकास हुआ है उसको आप जरूर देखें। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। आपके पास जो भी जिम्मेवारी है उसको आप बखूबी निभाएं, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मेले इस अवसर पर हमारे अभी आपने जिनको सुना, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, आप सबके वकील बनकर जो लगातार भारत की सरकार, राज्य की सरकार हर जगह पर पैरवी करते हैं, लगातार आपकी वकालत करते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टट्टा जी, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष, और आप सब लोगों ने जिनको लगातार इस क्षेत्र से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद देकर लगातार आपने उनको अपना प्रतिनिधि यहाँ से चुना। ऐसे आदरणीय कैलाश गहलोई जी, हमारे कैलाशदार, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई दीपचंद पाठक जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, नीचे बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, आए हुए हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद मेहरवाल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई विपिन कुमार जी, हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, और इस वृहद रोजगार मेले में उसका संयोजन करने वाले सभी हमारे विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से आए हुए सभी महानुभाव, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके कारण से लगातार हम सब लोगों को आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त होता है। और एक बार फिर से आज आपका स्नेह मुझे इस माँ पूर्णागिरी की भूमि पर, माँ शारदा मैया के इस प्रांगण में, हमारे गोलजू महाराज की इस स्थली पर, हमारे तमाम देवी देवताओं की, बाबा गोरखनाथ की भूमि पर फिर से आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो नए विचारों से और नई ऊर्जा से मैं यहाँ से ओतप्रोत होकर जाता हूँ। और जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से आने के बाद लगातार चाहे वो सरकार के काम हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, सब कामों में तीव्र गति से निर्णय होते हैं। आपने देखा होगा बहुत तेजी से एक के बाद एक धड़ाधड़ निर्णय होते हैं। और आज का दिन जहाँ चंपावत के लिए, यहाँ टनकपुर के लिए बहुत ही विशेष दिन है। यहाँ पर आज रोजगार का मेला आयोजित हुआ है और हमारे युवा प्रतिभाओं के जीवन में उनको रोजगार जोड़ने में ये बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि इस रोजगार मेले में आज 35 से भी अधिक कंपनियां हमारे युवाओं को विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए आई हुई हैं और करीब 1000 युवाओं ने
इस रोज़गार मेले में आकर रोज़गार में अपनी रुचि दिखाई है। और मुझे हमारे जिलाधिकारी बता रहे थे कि लगभग 2000 से भी ज़्यादा, कितनी 2500 2300 से ज़्यादा जो कंपनियां आई हैं वो 2300 से ज़्यादा पोस्टर लेकर आई हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 2300 से ज़्यादा है और हमारे युवा अभी 1000 के करीब आए हैं, 1000 से भी कम आए हैं। तो वैकेंसी ज़्यादा है और युवा कम है अभी। जितने भी मैं कहूँगा जिलाधिकारी जी से भी और हमारे जितने उद्योग समूह के प्रतिनिधि आए हैं, वो सारे के सारे जितने भी युवा आए हैं उन सभी को सीधे सीधे रोज़गार देने का काम होगा। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इस रोज़गार मेले को सफल बनाने वाली सभी कंपनियाँ, उनके आए हुए प्रतिनिधि, उनका पूरा मैनेजमेंट, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उन सब युवाओं को भी मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं जिनके लिए आज ये अवसर रोजगार का यहाँ पर प्रदान हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रत्येक युवा साथी यहाँ से अपने जीवन को नया आयाम देते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। हमारा हर स्तर पर ये प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाए और उनका हर प्रकार से उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनके भविष्य का एक निर्माण किया जाए। आज हमारे द्वारा स्वच्छता के साथ सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी खाली पदों पर बहुत तेज़ी से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। क्या हुआ, इनको एक बार बैठाल दीजिए सब। और आज रोजगार मेला लगा हुआ है, इसलिए सबके संज्ञान में आना चाहिए कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। आज तक चल क्या रहा था। 2014-15 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था जिसमें हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को रोजगार की एक एजेंसी थी, रोजगार के एग्जाम करवाती थी और समूह गौ की परीक्षाओं की प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करती थी। जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर लगातार उसमें जो है गड़बड़ियाँ आ रही थी, बार बार उसमें शिकायतें आ रही थी। हर बार कोई न कोई शिकायत आती थी, कोई परीक्षा होती थी उसके बाद शिकायत आती थी। भाइयों बहनों, बार बार ये मामला उठता रहा। इस बार फिर से यह मामला उठा कि कुछ भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं। मेरे पास कुछ नौजवान बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि आए, मैंने उनको आश्वस्त किया। मैंने कहा कि आज तक क्या होता रहा है मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन निकट भविष्य में अब एक भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। भाइयों बहनों, मैंने इसकी जांच करवाई, मैंने प्रारंभिक जांच करवाई क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता कि कोई भी एकदम से शिकायत आए और एकदम से रिपोर्ट लिख दी जाए। जांच होनी चाहिए और पक्की जांच होनी चाहिए। जब मैंने अपने स्तर पर पता कर लिया कि इसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं तो मैंने इसके लिए तत्काल एसटीएफ और विजिलेंस को जांच दी थी। कुछ जांच विजिलेंस के पास है, कुछ एसटीएफ के पास है। दोनों ही संस्थाएं मिलकर जांच कर रही हैं और उत्तराखंड के इतिहास में मैं समझता हूँ किसी भी मामले में एक साथ इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई होंगी। 45 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके साथ साथ अब जांच चल रही है तो जांच तो वही संस्था करवाती थी, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी, जो खाली पोस्ट पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी पूरी तरह से ठप होने वाली थी। क्योंकि पूरी जांच आयोग की जांच हो रही है तो परीक्षा कौन करवाएगा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे बेटे बेटियों को जिनको आगे नौकरियां मिलनी है
उनका एक दिन का भी समय खराब न हो। और हमने तय किया, मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है वो सारी की सारी एज इट इज उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं औपचारिकताओं के साथ ये सारी की सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग करेगा भाइयों बहनों। और मैंने उस समय कहा था तो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे जिन्होंने अपने समय में काम नहीं किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी कभी कोई आदत नहीं है कि मैं कभी किसी पर आरोप लगाऊं, किसी की आलोचना करूं। इस प्रकार की राजनीति मैं नहीं करता हूं। मैं केवल अपने काम करने पर विश्वास करता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। और मैंने उस समय कहा था कि अक्टूबर माह में हम इन सभी होने वाली परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करेंगे, उनका कैलेंडर जारी करेंगे और दिसंबर माह में सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। भाइयों बहनों, अक्टूबर के माह में इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। दिसंबर में ये 7000 परीक्षाएं हमारी सारी संपन्न हो जाएंगी। आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। इसके बाद 19,000 और हमारी अभी नौकरियां निकलने वाली हैं। ये 7,000 होने वाली हैं, इसके बाद 19,000 और निकालने वाले हैं। हमारे अनेकों विभागों में अभी 19,000 रिक्तियाँ और खाली हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी भरेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अगर वो योग्य है, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको अब कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, कोई नकल नहीं करवाएगा, कोई पेपर आउट नहीं करवाएगा, कोई मोबाइल में नकल नहीं करवाएगा, कोई आंसर शीट की सेटिंग नहीं करेगा, किसी प्रकार की कटिंग नहीं होगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने भी अपने सामान्य जीवन में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है। आप सब लोग जानते हैं, मुझे बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हम लोग साथ साथ में बहुत सारे लोग रहे हैं। हमारे सोनू भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम सब साथ में पढ़े हैं बहुत सारे। हमने छात्रावासों के कमरों में कैसे हम रहते थे। इसलिए मैं एक चीज़ भली बात ही जानता हूँ कि अगर किसी भी गरीब माँ बाप का बेटा हो, बेटी हो, उसके बाद अगर उसके पास सबसे बड़ी कोई पूंजी है, वो पूंजी है उसकी पढ़ाई, वो पूंजी है उसकी शिक्षा। और अगर उसी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, उसी के साथ धोखा हो जाएगा, उसी के साथ अपराध हो जाएगा, तो उसके लिए फिर कोई स्थान बच नहीं पाता है। इसलिए हमने तय किया है, संकल्प लिया है कि अब आगे जितनी भी भर्ती प्रतीक्षाएं होंगी, भर्ती प्रतियोगिताएं होंगी, परीक्षाएं होंगी, वो सारी की सारी निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और इसलिए हमने इस सख्त रूप अपनाया। भाइयों बहनों, मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आपने बहुत सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। मैंने कहा मैं इसमें किसी की भी नहीं सुनने वाला हूँ, इसमें मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसके लिए ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है और इतनी सख्ती से इस पर कानून काम कर रहा है, सख्ती से यहाँ की पुलिस काम कर रही है, STF काम कर रही है, विजिलेंस काम कर रही है कि निकट भविष्य में कभी भी अब कोई बच्चों के साथ इस प्रकार का छल और प्रपंच नहीं करेगा, इस प्रकार का धोखा नहीं करेगा, इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। ये धोखा करना, छल प्रपंच, अपराध करना तो दूर की बात, अब सोचेगा भी तब भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको पता होगा कि आने वाले समय में अगर हमने कोई भी गलती करी तो हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसमें हमने बच्चों के प्रदेश का हित देखा है, इसलिए इसमें एक नज़ीर बनाई है कि भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और जल्दी से जल्दी हमारा काम है कि हमारे सभी भाई बहन जो भी योग्य हैं, क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, उनको ठीक प्रकार से ठीक जगह पर जो है समायोजित होने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, जो भर्तियां पूर्व में कथित रूप से अनियमितताएं मिली हैं उन पर भी ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जा रही है। एक बार मैं पुनः नौजवान साथियों को सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके हितों की किसी प्रकार से भी अनदेखी नहीं की जाएगी। क्योंकि कई बार लोग मुझे कह रहे हैं कि ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ये परीक्षाएं होनी चाहिए, इनका परिणाम निकलना चाहिए।
हम सारा आकलन कर रहे हैं, सारा आकलन कर रहे हैं। जहाँ पर हमको लग रहा है कि निष्पक्ष रूप से जो बच्चे निकले हैं, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, परिश्रम किया है, उनके साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे, लेकिन कोई गलत काम भी नहीं होने देंगे। और हम युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को हम सजा दिलाकर ही रहेंगे, उस पर किसी कीमत पर हम मानने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड का विकास आज युवाओं के बिना संभव नहीं है। हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं, क्योंकि युवा ही हमारे भविष्य हैं। आने वाला जो देश का भविष्य है या प्रदेश का भविष्य है, वो सारा का सारा हमारे युवाओं के कंधों पर है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की, कौशल की कोई कमी नहीं है। आज हमारी सरकार गंभीरता के साथ उनकी आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य कर रही है। उत्तराखंड के युवाओं ने देश विदेश में हर जगह पर, कोई सेक्टर हो, कहीं भी जाइए आप, पूरे देश में कहीं भी जाइए, उत्तराखंड के युवा आपको बेटे बेटियां हर जगह पर दिखाई देते हैं। ऐसा कोई संस्थान नहीं होता है जहां उत्तराखंड के लोग ना दिखाई दे। आज का हमारा युवा जागरूकता, कर्तव्यपरायणता और स्वावलंबन की एक ऐसी त्रिवेणी है जिसके आगे कोई भी चुनौती सूक्ष्म साबित होगी, कोई भी चुनौती उसके लिए बहुत छोटी होगी। आज के हमारे युवा में अगर मेहनत करने का सामर्थ्य है, मेहनत करने का सामर्थ्य है, तो भविष्य की स्पष्टता भी है। यही वो मंत्र है जिसको अपनाकर आज का युवा हम उत्कृष्ट उत्तराखंड की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये युवा ही हैं जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। यानी कि आज स्टार्टअप, होम स्टे जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अभिनव दृष्टिकोण के साथ हमारे में ये युवा न केवल अपनी बल्कि अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़कर उनके भविष्य को भी सुखी और सुरक्षित बना सकते हैं। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत सारे युवाओं ने 700 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स आज उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी सरस मेले का उद्घाटन हुआ था अभी देहरादून में, मैं उस मेले में भी गया था। वहाँ भी मैंने देखा पूरे देश भर के विभिन्न समूह से विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह काम करते हैं, ग्राम संगठन के लोग काम करते हैं, हमारी माताएं बहनें काम करती हैं। वो केवल स्वयं का रोजगार ही नहीं करती हैं, बल्कि स्वयं के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी काम करते हैं। और उनके माध्यम से तमाम लोगों को रोजगार देने का काम होता है। इसी प्रकार से स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज जहाँ चंपावत जिले के लिए हम लोग एक थ्योरी पर काम कर रहे हैं, एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि हमने कहा है कि चंपावत हमारा आदर्श जिला होगा, आदर्श चंपावत। इसको लेकर लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, लगातार तमाम योजनाएं बना रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी जी ये लगातार उन बैठकों का संयोजन करते हैं, सभी विभाग कोई न कोई योजना बना रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर लगभग 84 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का, 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जहाँ इसमें आज एक अच्छी लैब का भी जो है, लैब है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। वह भी देखा है, उसमें भी जो है मुख्यमंत्री घोषणा से उसका पैसा स्वीकृत हुआ था। मुझे खुशी है कि आज वो सब चालू हो गया है। ग्राम नाईगोड से हनुमानगढ़ी तक का पुल जो 13 करोड़ से ऊपर का बनेगा, उससे भी हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं उनको भी आवागमन में बहुत सहायता मिलेगी। 30 करोड़ से भी ऊपर की चंपावत आज जो योजनाएं हैं, 30 करोड़ से भी ज़्यादा उन पेयजल की योजनाओं से चंपावत के भाई बहनों को पानी मिलेगा, जिस पानी के लिए हम सब लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं। उनका संघर्ष समाप्त होगा, एक बड़ी सहायता उनको मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे काम जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँ तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जहाँ सूखी ढांग डाडा मीनार मोटर मार्ग का भी पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का यह भी पैसा स्वीकृत हो गया है। लगभग 3 करोड़ से अधिक की धनराशि है। इसी प्रकार से द्यूरी चलती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य
यह भी स्वीकृत हो गया है। सब मिलाकर काफ़ी सारे काम यहाँ के स्वीकृत हो रहे हैं। आने वाले समय में अभी जैसा आदरणीय गहतोड़ी जी ने बताया कि मैं शुरू से बहुत पहले से, जब ये 2012 से ही मैं सोचता रहता था कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे क्षेत्र में होना चाहिए, और सौभाग्य से ये कॉलेज हमारे यहाँ पर खुला। पहले एक बार हो रहा था कि कहीं और खुलेगा, तो हमने तर्क दिया कि एक पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर रुद्रपुर तक कोई कॉलेज नहीं है, उधर पिथौरागढ़ भी है, उतनी दूर है, तो इसलिए यहीं खुलना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए ज़मीन मिली, और उसके बाद से ही मैं सोचता था कि एक अच्छी व्यवस्था इस कॉलेज की हो, इसकी और अच्छी व्यवस्था हो, और अच्छा इसका एक शैक्षिक संस्थान के रूप में जाना जाए, एक शैक्षिक संस्थान के रूप में हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्माण करे। तो इसके लिए लगातार मैं जब विधायक के रूप में भी था, तब भी आदरणीय गहतोड़ी जी के साथ में यहाँ आया था, और हमने कहा कि भाई साहब इस कॉलेज को जो है हमने बहुत अच्छा बनाना है। तो आप सबके शुभकामनाओं से आज हम इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि ये कॉलेज हमारा आने वाले समय में एक अच्छे कॉलेज के रूप में जाना जाए। उसके लिए कुछ भारत सरकार को भी हमने इसके लिए प्रस्ताव भेजे हैं, और भारत सरकार के स्तर पर भी और प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं भी बहुत सारी जो छात्राएं हैं जो यहाँ पर हम लोगों का स्वागत कर रही थी, आगे कॉलेज के इसके लैब के अंदर बता रही थी कि यहाँ पर ये लैब किस प्रकार से बनी है, क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे ये उपकरण काम करते हैं। तो उनसे मैं पूछ रहा था, तो कोई पिथौरागढ़ की हैं, कोई चंपावत की हैं, कोई गदरपुर की हैं, कोई कहीं की हैं, लोकल के अलावा बाहर की भी हैं। तो उन सब के लिए यहाँ पर एक छात्रावास भी होना चाहिए। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ जो संस्थान है उसमें उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की भांति अतिथि शिक्षकों का जो वेतनमान होता है 35,000 रुपया, वो वेतनमान भी दिया जाएगा। अभी कम वेतनमान है, उसके कारण से मैं समझता हूँ कि उनके जो तमाम प्रकार के उनकी व्यक्तिगत खर्चों से लेकर व्यक्तिगत जीवन को चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, मेहनत करते हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों की भांति उनका भी यहाँ पर उनको भी मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी का आज धन्यवाद करता हूँ, और दीपावली भी आने वाली है, दीपावली पर्व की भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली है, भैया दूज है, और गोवर्धन पूजा है, सभी त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे, माँ शक्ति की आप पर कृपा रहे, माँ पूर्णागिरी आप पर कृपा करती रहें, शारदा मैया हमेशा आप पर अपना स्नेह और आपको आशीर्वाद देती रहे, और आपकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण हो। मेरी ओर से आज जो भी प्रतिभागी बच्चे आए हुए हैं, बेटियां आए हैं, उन सभी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हमारे अनेकों जो उद्योग संस्थान के लोग आए हैं उन सब का अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।